नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्निर्मित क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगो में 2 भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र से बात की। श्री गुतेरस ने शीघ्र जांच के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताशकंद में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा और खाद्य संकट का समाधान करने की आवश्यकता व्यक्त की। कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न किया जाए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल की शानदार शुरुआत। तैराकी में श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और भारत ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक का आयोजन कर रहा है। बैठक में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में समानता लाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया के सृजन पर विचार विमर्श होगा। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। जिला न्यायाधीश प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कई विधिक सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत का आयोजन करके अदालतों का भार कम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम के दौरान इस योजना का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन का ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया, जो आज संपन्न हो रहा है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। इन सुधारों की मदद से सभी के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 86 लाख से अधिक घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। जिन 18,000 गाँव में पहले बिजली नहीं थी, वहां भी बिजली पहुंचाने के लिए सघन प्रयास किए गए हैं। एक अन्य योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन और वित्तीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना की मदद से बिजली वितरण कंपनियों की दक्षता और वित्तीय संरचना में व्यापक सुधार हुआ है। बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के बिजली अधिकार नियम 2020 को भी लागू किया। ये नियम इस विश्वास के साथ अधिसूचित किए गए कि बिजली उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी करेंगे। वे तेलंगाना के 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल के 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वे राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना, लेह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में कावास प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के प्रशासक
सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के अधिकारियों के साथ साथ संबंधित राज्यों के नक्सल विरोधी टास्क फोर्स के प्रमुखों और नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्ड के सदस्य भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। ये पहला ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन है जहां केंद्रीय गृह मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अलग अलग नशा विरोधी एजेंसियां एक मंच पर होंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के देश को नशे के खतरे से मुक्त करने के संकल्प को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 4 अलग अलग स्थानों पर एनसीबी के दल 30,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों का गृह मंत्री के सामने निस्तारण करेंगे। ये 4 स्थान हैं दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एनसीबी ने आजादी के 75वें वर्ष पर 75,000 किलोग्राम नशे को नष्ट करने का संकल्प लिया है। एनसीबी ने इस वर्ष 1 जून से नशा निस्तारण अभियान शुरू किया था और अब तक 11 राज्यों में इसकी टीमें 51,000 किलोग्राम से अधिक नशे का निपटान कर चुकी हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये माननीय गृह मंत्री के डायरेक्शन के अनुसार पहली बार चंडीगढ़ में किया जा रहा है। भारत सरकार ने पहल किए हैं कोऑर्डिनेटेड फाइट के लिए, ड्रग्स के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड समन्वय लड़ाई के लिए, पूरे देश को टीम इंडिया की तरह लड़ने के लिए। उसके लिए जो भी पहल किए गए हैं, चाहे एनकॉर्ड पोर्टल हो, कैनाइन पूल हो, निदान ड्रग ऑफेंडर्स के बारे में डेटाबेस, सीसीटीएनएस पर माइग्रेशन हो, ये सभी पहल और जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स सभी स्टेट्स को बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और बनाया भी गया है। ये कोऑर्डिनेटेड फाइट के जो पहल है उसको दर्शाया गया और जो सबसे मुख्य बात है, ड्रग जो जब्त होते हैं उनको डिस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का पहल के तहत माननीय गृह मंत्री जी आज लगभग 31,000 किलो डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कि 1 जून से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पटना में पार्टी के 7 मोर्चा संगठनों की 2 दिन की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को भी संबोधित करेंगे। वे केंद्रीय और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों और उनके लागू करने के बारे में विचार विमर्श के लिए बनी ग्राम संसद का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर के 700 से अधिक भाजपा प्रतिनिधिमंडल इस बैठक के लिए पटना पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार वितरित करेंगे। इस कोष की स्थापना 2 वर्ष पहले महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। ये केंद्र सरकार का एक प्रतिबद्ध कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत फसल परवर्ती प्रबंधन ढांचे और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के लिए मध्यम अवधि के ऋण प्रदान किए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कृषि बुनियादी ढांचा कोष के एकीकृत पोर्टल पर अभी तक करीब 23,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13,700 आवेदकों को 10,000 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। विज्ञापन जो सही या वास्तविक न हो वो भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर हाल के हमले को लेकर बातचीत की। इस हमले में भारत के 2 शांति सैनिक शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से इस घटना की त्वरित जांच कराने और षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत के योगदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अब तक भारत के 2,50,000 से ज्यादा सैनिक काम कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस मिशन में काम करते हुए भारत के 177 शांति सैनिक शहीद हुए हैं। श्री गुतेरेस ने सीमा सुरक्षा बल के शहीद हुए 2 सैनिकों के परिवारों और भारत सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए शीघ्र जांच कराने में हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांगो में शांति और स्थिरता के लिए भारत के दृढ़ समर्थन पर जोर दिया। कांगो में इस समय भारत के लगभग 2040 सैनिक तैनात हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से व्यवधानों के कारण दुनिया ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है। जयशंकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा कि इसका तत्काल समाधान निकालने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों में जीरो टॉलरेंस जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान पर भारत की स्थिति को दोहराया और गेहूं, दवाओं, टीकों और कपड़ों सहित भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता के बारे में बताया। विदेश मंत्री ने अपने शंघाई सहयोग संगठन के सहयोगियों के साथ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अभिवादन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत समरकंद शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए पूरा समर्थन देगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय में सचिव अनिल कुमार जैन के साथ भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री अनिल कुमार जैन ने कोविड स्थिति के कारण ऊर्जा क्षेत्र को हो रहे संकट और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल नीति का उल्लेख किया। ये साक्षात्कार रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 91वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल भी इसका सीधा प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्निर्मित क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांगो में 2 भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से बातचीत की। श्री गुतेरेस ने शीघ्र जांच के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताशकंद में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा और खाद्य संकट का समाधान करने की आवश्यकता व्यक्त की। कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न किया जाए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल की शानदार शुरुआत। तैराकी में श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने टेबल टेनिस में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। और अब राष्ट्रमंडल खेल खबरें खेल डेस्क से। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कल पहले दिन अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। तैराकी में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक की फाइनल में जगह बनाई। फाइनल आज देर रात खेला जाएगा। टेबल टेनिस में मौजूदा चैंपियन भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष वर्ग में भारत ने बारबाडोस और सिंगापुर को और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका और फिजी को हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपने पूल ए मैच में घाना पर 5-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। बैडमिंटन में भारत ने ग्रुप ए में पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। मुक्केबाज शिव थापा ने पाकिस्तान के सुलेमान बलूच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 14 वर्षीय अनाहत सिंह ने स्क्वैश में महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला क्रिकेट में भारत को ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आज भारोत्तोलन, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, स्क्वैश, तैराकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग और लॉन बॉल में भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। सिद्धार्थ सिंह, खेल डेस्क। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारत ने कल रात ट्रिनिडाद में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों देशों के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच सोमवार को सेंट किट्स में वार्नर पार्क में खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपके लिए प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए।
गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम आज मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रहीं। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थीं। वो मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य भी थीं और उसकी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थीं। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष और मद्रास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। इन उपलब्धियों से भी ऊपर वो बाल विवाह और देवदासी प्रथा के विरोध में अभियानों सहित सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक चर्चित हैं। मुत्तुलक्ष्मी के पिता एस नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुत्तुलक्ष्मी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। मुत्तुलक्ष्मी को अपने ननिहाल से विशेष लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायण स्वामी अय्यर ने परंपरा तोड़ी और मुत्तुलक्ष्मी को विद्या जब मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक इससे कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदुकोट्टई के महाराजा ने उन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मुत्तुलक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया। उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुत्तुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुत्तुलक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। सन 1930 में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
जम्मू कश्मीर में 1056 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पुंछ जिले की सीमा से लगे बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि वार्षिक तीर्थयात्रा को जम्मू के डिवीजन आयुक्त और जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने झंडे दिखाकर रवाना किया। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली और मुंबई में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। कोलकाता चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद, गिलगित में बौछारें या आंधी चलने की संभावना है। गुवाहाटी, गैंगटॉक, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला में बादल छाए रह सकते हैं और बौछारें पड़ने की भी संभावना है। और मनोज, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद पर जनसत्ता ने अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति से माफी मांगने और संसद सोमवार तक स्थगित होने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने इसे कांग्रेस की सियासी नुकसान थामने की कवायद बताया है। ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दे रहा है भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लोकसत्ता ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, देश अब अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों की कतार में खड़ा है। अब 30 दिन में होगा जन शिकायतों का निपटारा। राष्ट्रीय सहारा ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार ने निपटारे की अवधि वर्तमान 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है और शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता। दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्देश कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े ट्वीट हटाए जाए नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। विदेश से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा देने की अनुमति को राष्ट्रीय सहारा ने राहत बताते हुए लिखा है कि ऐसे छात्रों को 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी और ये सुविधा 30 जून 2022 या उससे पहले डिग्री ले चुके छात्रों को भी मिलेगी। 73% बच्चे सोशल मीडिया पर सक्रिय, 10 में से 3 अवसादग्रस्त को हिंदुस्तान ने सलाह देते हुए लिखा है कि मोबाइल में ज्यादा समय तक गेम खेलने और सोशल मीडिया तथा इंटरनेट के घंटों इस्तेमाल से बचना चाहिए। दिल्ली में लागू होगी पुरानी आबकारी नीति, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बैकफुट पर दिल्ली सरकार। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, लोन ऐप के जरिए 350 करोड़ की धोखाधड़ी। पत्र ने इसे ड्रैगन का खेल बताते हुए लिखा है, रकम क्रिप्टो करेंसी में विदेश भेजी गई। वायुसेना से MiG-21 की संपूर्ण विदाई 2025 तक। दैनिक जागरण ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, इनमें से एक इसी साल सितंबर में हटा दिया जाएगा। पर्यावरण को मानवाधिकार बनाने की पक्ष में भारत ने दिया वोट, अमर उजाला में है। पत्र के अनुसार कि भारत बेहतर पर्यावरण के प्रयास के समर्थन और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। राजस्थान पत्रिका ने उम्मीदों की बरसात शीर्षक से लिखा है, देश भर में मानसून मेहरबान, अब तक 9% अधिक पानी बरसा। गंगोत्री हाईवे के चौड़ा करने को पर्यावरण की मंजूरी। हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है कि इको सेंसिटिव जोन के कारण फंसा था पेच, अब 20 मीटर होगी सड़क की चौड़ाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्निर्मित क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। एनटीपीसी की विभिन्न हरित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांगो में 2 भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से बात की। श्री गुतेरस ने शीघ्र जांच के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताशकंद में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा और खाद्य संकट का समाधान करने की आवश्यकता व्यक्त की। कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल की शानदार शुरुआत। तैराकी में श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई और भारतीय पुरुष तथा महिला टीमों ने टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।